हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के खिड़किया घाट पर पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो हुनर हाट के 41वें संस्करण का जो आयोजन है वो आगरा में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF यानी नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ UP GK के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने कितनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8,830 मीटर। और ध्यान रखना है किस चोटी पर, तो ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? तो केरल जो है ये भारत का पहला राज्य बनेगा जो सरकारी OTT मंच शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टैप परियोजना का अनावरण किसने किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो PNB मैट लाइफ ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी जो है अजय पीरामल को, ध्यान रखना है अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कानपुर के कितने गाँव को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर के 18 गांव को। दोस्तों, कानपुर के 18 गांव हैं, इनको जो है नगर निगम में शामिल करने का आदेश दिया गया और इसको लेकर के विकास का ढांचा भी तैयार किया जा रहा है ताकि जो गांव नगर निगम में शामिल किए जा रहे हैं उन्हें शहर जैसी सुविधा मिल सके। अब ये गांव कौन कौन से हैं कानपुर के? तो ध्यान रखना है उत्तर की ओर से है गंगापुर चकबंदी, संबलपुर, सिंहपुर कछार, गंभीरपुर कछार और नारामऊ कछार और खियोरा कटरी, ये उत्तर से हैं। दक्षिण से कौन कौन से गांव हैं? तो मर्दनपुर, मेहरबान सिंघापुरवा, नगवा, धुरवाखेड़ा, कोरिया जरकला, भौती खेड़ा, भौती प्रतापपुर, पनका बहादुर नगर। और पश्चिम से कौन से हैं? तो मकसूदाबाद और नसेनिया और बहेड़ा। तो कुल मिलाकर के ये 18 गांव हैं जो कानपुर के हैं जिनको नगर निगम में शामिल किया जा रहा है। अब दोस्तों, नगर निगम में शामिल करने से किस तरह का जो लाभ है वो गांव को मिलता है? तो दोस्तों, इससे क्या है कि जो गांव है इनमें सड़क आदि की व्यवस्था है, नाली खड़ंजा के साथ पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही भूमिगत बिजली की लाइन बिछाई जाएगी, पेयजल की सुविधा होगी अच्छी। इसके साथ ही सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन और अच्छे रोड आदि जो है इसमें तैयार किए जाएंगे इन गाँव में, अगर इनको जो है नगर निगम में जोड़ा जाता है। और कितने गाँवों को नगर निगम में जोड़ा जा रहा है? तो ध्यान रखना है 18 गाँवों को नगर निगम में
जोड़ा जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही और भी कई तरह की जो सुविधाएं वो गांव में मुहैया कराई जाएंगी, जैसे कि ग्रामीण बैंक है। अभी तक कई सारे गांव हैं जहां पर ग्रामीण बैंकें नहीं है, तो ग्रामीण बैंकें जो है वो वहां पर स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी शाखाएं यहाँ पर खोली जाएंगी। तो ये सारे जो गांव 18 गांव हैं ये नगर निगम में शामिल होंगे और इनके बाद इन्हें जो है शहरों की तरह सुविधा दी जाएगी। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कानपुर के कितने गाँव को नगर निगम में शामिल करने का आदेश जो है वो दिया गया है, तो ध्यान रखना है 18 गाँव को। दोस्तों कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर से संबंधित आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। तो पहली बात तो कानपुर का ओडीओपी क्या है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी ये क्या है कानपुर का, तो ध्यान रखना है चमड़ा उत्पाद। चमड़ा उत्पाद जो है ये उत्पाद जो है ये कानपुर का ओडीओपी है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही दोस्तों क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो ये ध्यान रखना है 1857 के विद्रोह में जो कानपुर से नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो नाना साहब ने। ठीक, नाना साहब ने जो है 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन की। ठीक, ध्यान रखना है 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये कौन थी, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक, तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, नाम क्या है, सरोजनी नायडू। एक क्वेश्चन दोस्तों और ध्यान रखना है कि जो प्रदेश में हमारे प्रदेश में सबसे पहली जो रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो सबसे पहली जो रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी वो 1859 में हुई थी। 1859 में हुई थी। और जो पहली रेलगाड़ी है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी इलाहाबाद से लेकर के, ध्यान रखना है इलाहाबाद से लेकर के कहाँ तक, कानपुर के बीच। कानपुर, इलाहाबाद से कानपुर के बीच जो है पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी प्रदेश में 1859 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो यह है कानपुर। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखने हैं कानपुर से रिलेटेड। और अभी जो है कानपुर के 18 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का आदेश दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्र घटा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 जिलों का। दोस्तों हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया और किस रिपोर्ट पर आधारित जो है ये जानकारी दी गई है कि 10 जिले जो है उत्तर प्रदेश के जिनमें वन क्षेत्रफल घटा है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये जिलेवार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 10 जिले हैं जिनमें वन क्षेत्रफल घटा है। अब क्या है कि इसमें जो जिलों के अधिकारी हैं उनको नोटिस देकर के स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और जवाब आने के बाद जो दोषी है उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में कहां पर आई है, तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में आई है। ठीक, तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं। वन क्षेत्र में सबसे अधिक जो कमी है प्रदेश में वो सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में आई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2021 की रिपोर्ट अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 तक के सैटेलाइट सर्वे के आंकड़ों पर आधारित है। इनमें वर्ष 2014 व 2015 के पौधरोपण के आंकड़े भी शामिल है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण की 2021 की रिपोर्ट जारी की गई। उसके अनुसार ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में वन क्षेत्र घटा है। ठीक, कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। और जो सबसे अधिक कमी वाले जिले हैं वो है सोनभद्र और मिर्जापुर। अब दोस्तों जो 10 जिलों में वन क्षेत्रफल घटा है वो कौन कौन से जिले हैं, तो मिर्जापुर है, सोनभद्र है, आजमगढ़, बिजनौर, चंदौली, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत और सुल्तानपुर। ये वो जिले हैं जिनमें वन क्षेत्र घटा है। दोस्तों 2019 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कुछ और जिले हैं जिनमें वन क्षेत्रफल बढ़ा है। तो वो जिले कौन कौन से हैं, तो वो है सहारनपुर है, इसके अलावा ध्यान रखना है प्रयागराज है, चित्रकूट है, बाराबंकी है, बलरामपुर है और सिद्धार्थनगर और लखनऊ और बहराइच और गोंडा। तो ये वो जिले हैं जिनमें क्या है वन क्षेत्रफल बढ़ा है प्रदेश में।
तो ये दोनों जिले आपको, दोनों तरह के जिले आपको ध्यान रखने हैं जिनमें वन क्षेत्रफल घटा है और जिनमें वन क्षेत्रफल बढ़ा है। ठीक, तो 10 जिलों में वन क्षेत्रफल घटा है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और सर्वाधिक कमी वाले सोनभद्र और मिर्जापुर, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विराट चौधरी ने उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरनगर। और यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये है विराट चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के हैं। मुजफ्फरनगर के नुमाइश कैंप निवासी विराट चौधरी नेशनल शूटर है। इन्होंने देहरादून में एक आयोजित की गई थी 20वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप, तो इनमें इन्होंने जो है 2 गोल्ड मेडल जीते और मुजफ्फरनगर का नाम जो है इन्होंने ऊंचा किया है। उन्होंने शॉर्ट गन 12 बोर ट्रैप शूटिंग में एकल का गोल्ड मेडल जीता और डबल ट्रैप टीम में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो ऐसे में इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो देहरादून में आयोजित की गई थी 20वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप, उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं किसने? मुजफ्फरनगर के नुमाइश कैंप निवासी हैं विराज चौधरी। ठीक, नाम ध्यान रखना है विराज चौधरी। और किस प्रतियोगिता में? तो 20वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए दमकल विभाग में 2 रोबोट शामिल किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार ने। सबसे पहले यहां पर इमेज देखिए, ये रोबोट है जो कि आग बुझाने का काम करेगा। यूरोपीय देशों की तरह पहली बार अब हमारे देश में भी जो रोबोट है वो आग बुझाने का काम करेंगे। और ऐसा कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना है दिल्ली में, राजधानी में ऐसा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के दमकल विभाग में जो बेड़ा है, दमकल विभाग के बेड़े में 2 फायर फाइटर रोबोट शामिल किए। इनकी मदद से आग बुझाने वाला दिल्ली देश का संभवतः पहला राज्य बन गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि देश में कौन सा राज्य है, कौन सा पहला राज्य बना जहां पर आग बुझाने के लिए रोबोट शामिल किए गए। तो ध्यान रखना है ये दिल्ली बना है। ये जो रोबोट है दोस्तों, ये 1 मिनट में 2400 लीटर 2400 लीटर पानी छिड़कता है। इसमें लगा स्प्रे पानी की छोटी बूंदों में बांटकर 100 मीटर तक दूर फेंकता है। यानी ये जो रोबोट है ये 100 मीटर की दूरी तक पानी को फेंक सकता है। इसकी खासियत एक और है कि ये जो रोबोट है ये 360 डिग्री पर घूम सकता है। स्प्रे और साधारण पानी की धार दोनों इस रोबोट से जुड़े वायरलेस रिमोट के माध्यम से काम कर सकते हैं। ये इसमें एक खास बात है कि ये जो रोबोट है ये वायरलेस रिमोट पर आधारित है, यानी रिमोट के माध्यम से जो है सारा काम इसमें किया जाता है। यानी कि जिन जगहों पर पानी से आग नियंत्रित नहीं होती वहां रोबोट के अंदर निकलने वाले केमिकल और उससे निकलने वाली झाग पर आग नियंत्रण करेंगे। ठीक, एक खास बात इसमें यह भी है कि मतलब जहां पर पानी की वजह से आग को नियंत्रित करना मुश्किल होगा तो वहां पर क्या है, वहां पर इसमें से एक केमिकल निकलेगा और इसके साथ ही झाग निकलेगा जो कि आग पर नियंत्रण करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि देश में पहली बार आग बुझाने के लिए रोबोट इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ऐसा पहला कौन सा राज्य बना? तो ये बना है दिल्ली। और इस रोबोट से संबंधित भी आपको सारी बातें ध्यान रखनी है कि ये जो रोबोट है ये 100 मीटर तक की आग को बुझा सकता है, यानी ये जो पानी है वो 100 मीटर दूर तक फेंकता है। इसके अलावा 2400 लीटर पानी ये 1 मिनट में छिड़क सकता है। इसके अलावा 360 डिग्री पर ये घूम सकता है। और भी दोस्तों इस रोबोट की अगर बात की जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रोबोट है ये आग, धुएं और गर्मी इसका किसी भी तरह का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जिस पर आग, धुएं या गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता है। इसका जो निचला हिस्सा है वो सेना के टैंकों की तरह टायरों के ऊपर क्लोरल बेल्ट यानी ट्रैक लगी होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इमेज में, यहाँ पर देख रहे हैं टायरों की जगह पर ये लगाया गया है इसमें, जिससे हम साधारण भाषा में चेन कहते हैं। तो इसकी वजह से जो है इसमें जो टायर ब्लास्ट होते हैं उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों इससे जो है दमकल कर्मी के जो कर्मचारी है उनको भी एक बेहद ही जो है उन्हें सहूलियत मिली है आग बुझाने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आग बुझाने के मामले में जो दमकल कर्मी के कर्मचारी होते हैं वो झुलस जाते हैं। तो इस तरह की जो अब घटनाएं हैं वो दिल्ली में सामने नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है रोबोट शामिल किए गए हैं जो कि आग बुझाने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने 26 मई 2022 से एक वित्तीय वर्ष में कितने से अधिक लेन देन पर पैन कार्ड या आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख के। केंद्र सरकार ने 26 मई से पैन या आधार का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है यदि किसी वित्तीय वर्ष में नगद जमा या निकासी 20 लाख रुपए से अधिक होती है। एक दिन में भी लिमिट लगाई गई है, यानी 50,000 रुपए से अधिक बैंक में जमा करने पर जो है पैन का उल्लेख करने की आवश्यकता होगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पैन कार्ड और आधार कार्ड की अनिवार्यता का? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है नगद मार्ग के माध्यम से बेहिसाब वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। तो ध्यान रखना है 26 मई से केंद्र सरकार ने जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड का अनिवार्य कर दिया है अगर किसी वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक का लेन देन होता है। इसके अलावा अगर एक दिन में 50,000 से अधिक का लेन देन किया जाता है तो उसमें भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नारायण टैंक को 17वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के। नंजरायण टैंक को हाल ही में तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। नंजनारायण टैंक तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लगभग 60 किलोमीटर दूर तिरुपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। इसे राजा नंजरायण ने सिंचाई के स्रोत के रूप में बनवाया था। इसे सरकार पेरियापलम जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसका एक और नाम क्या है? तो पेरियापलायम जलाशय भी इसका नाम है। तो ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में तमिलनाडु के 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में किसे जो है घोषित किया गया, तो नंजनारायण टैंक। ठीक, नंजनारायण टैंक को जो है तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये हर साल 22 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 2022 की थीम क्या रही तो वो भी ध्यान रखनी है, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ये 2022 की थीम रही विश्व जैव विविधता दिवस की। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में जन्मे पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श बट जिन्हें रुस्तम हिंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी 144वीं जयंती किस दिन मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। यहाँ पर इमेज में देखिए ये कौन है, ये है पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श बट जिन्हें रुस्तम हिंद के नाम से जाना जाता। दोस्तों 22 मई को अमृतसर में जन्मे पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श बट, नाम ध्यान रखना है, इनकी 144वीं जयंती है, जिन्हें रुस्तम हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उनकी रिंग का नाम क्या है तो द ग्रेट गामा उनकी रिंग का नाम है। दोस्तों 52 साल के इनके करियर में इन्हें जो है कभी किसी ने पराजित नहीं कर पाया, यानी पहलवानी के करियर में जो है ये कभी भी पराजित नहीं हुए, सभी प्रतियोगिताओं में ये जीते हैं। यानी 52 साल के करियर में अपराजित उन्हें अब तक के सबसे महान पहलवानों में से एक माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था तो 22 मई 1878 को जब्बोवाल गांव, अमृतसर जिले, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये जो है खूब चर्चा में रहते हैं। इनका नाम ध्यान रखना है आपको, गुलाम मोहम्मद बख्श बट। इनका जो है अभी जो है जयंती मनाई गई 22 मई को, क्योंकि इनका जन्म जो है कब हुआ था 22 मई 1878 को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये चर्चित क्यों रहते हैं तो इस वजह से क्योंकि इन्हें जो है जीवन भर यानी 52 साल के करियर में कभी किसी ने इन्हें पराजित नहीं कर पाया, तो इस वजह से ये जो है चर्चित रहते हैं। दोस्तों एक घटना और इनसे संबंधित ध्यान रखनी है कि 1902 में, कितने में 1902 में इन्होंने 1200 यानी 1200 किलोग्राम तक का जो पत्थर है वो इन्होंने अकेले ही उठा लिया था। और दोस्तों ये जो पत्थर है ये आज भी संरक्षित रखा गया है, कहाँ पर तो ध्यान रखना है बड़ौदा के म्यूजियम में इनकी पहलवानी की निशानी के तौर पर जो ये पत्थर अभी भी रखा गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े पहलवान थे, क्योंकि इन्होंने 1200 किलोग्राम का पत्थर जो है वो अकेले उठा लिया था। अगला क्वेश्चन है, रुचि सोया कंपनी ने पतंजलि फूड बिजनेस को कितने करोड़ में खरीदने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 690 करोड़ में। खाद्य तेल कंपनी है रुचि सोया, इसने घोषणा की है
कि पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य प्रभाग को 690 करोड़ रुपए में ये खरीद लेगी। इसके परिणाम स्वरूप रुचि सोया के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स श्रेणी में तेजी आने की संभावना है। नियामकीय अनुमति के बाद रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया जाएगा। अधिग्रहित खाद्य उद्योग के 21 उत्पादों में घी है, शहद है, मसाले, जूस और गेहूं शामिल है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य प्रभाग को जो है 690 करोड़ रुपए में कौन खरीदेगा, तो ये घोषणा की है खाद्य तेल कंपनी है रुचि सोया, जिसने घोषणा की है कि वो पतंजलि आयुर्वेद को 690 करोड़ रुपए में खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं मुशफिकुर रहीम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। और ये इमेज भी देख सकते हैं, ये है मुशफिकुर रहीम, जो कि टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में इतिहास रचा। इस पारी के दौरान वह टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने। मुशफिकुर ने 81वें टेस्ट की 149वीं पारी में यह कारनामा किया। उनके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो ध्यान रखना है तमीम इकबाल, ये दूसरे नंबर पर हैं, जिनके खाते में फिलहाल 4981 रन है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने 5000 रन पूरे किए, किसमें? टेस्ट मैच में। तो ये बने हैं मुशफिकुर रहीम। ठीक, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 23 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैडम तुसाद म्यूजियम बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, नोएडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी मेरठ और डी नोएडा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।